हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम फाइन आल्सो। तो आज का वीडियो जो मेरा है ये है कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। 12वीं के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एलएलबी करना है, लेकिन हमारी क्या स्ट्रीम होनी चाहिए। कुछ बच्चे कॉमर्स के होते हैं, कुछ बच्चे साइंस के होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स के होते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं बच्चों कि एलएलबी करने के लिए ना, अगर आपका कोई भी स्ट्रीम है, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। आपने 10वीं के बाद जो है साइंस ले ली सपोज, या फिर कॉमर्स ले ली या आर्ट्स ले ली, तो उसके बाद जो है आप एलएलबी कर सकते हो। और टोटल मिला के ड्यूरेशन कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, 5 साल में आपको आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड कोर्स आपको करना पड़ेगा। 3 साल तो जनरली आपको पता है ना ग्रेजुएशन में लगते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करोगे तो आपको 3 साल स्पेशली एलएलबी के देने पड़ेंगे। तो अगर आप पहले से ही सतर्क हो, बिवेयर हो, मतलब अपने कैरियर के बारे में चिंतित हो और आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो आप एलएलबी जो है आफ्टर 12th चूज़ कर सकते हो अपने कैरियर ऑप्शन के को मद्देनज़र रखते हुए। और आपको जो है इसमें आर्ट्स के लिए आप बीए एलएलबी कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, और अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आप बीएससी वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हो। और भी कोई कोर्स है तो उसमें प्लस लग के आपका जो है एलएलबी कोर्स जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आप इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप एलएलबी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सबके लिए सब कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करोगे भैया एलएलबी। यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्लैट का टेस्ट लेती है। जो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है उसको लिया जाता है, और उसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है वो आपको क्रैक करना होता है। उसका जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो ही आप आगे जो है उस एंट्रेंस उस टेस्ट को क्रैक करके फिर आपका एडमिशन होगा। जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनमें ये लिया जाता है टॉप की। ठीक है, वैसे तो और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जिसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अब बेसिकली अब तो सब में ही टेस्ट लिया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसमें जो है कुछ उसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज आपका कितनी, जनरल नॉलेज में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। मैथ्स में, मैथ्स अगर आपके पास 12th तक आपके पास अगर 11वीं 12वीं में मैथ्स था तो वेल एंड गुड है भाई। मैथ्स के भी क्वेश्चन वैसे ना छोटे लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। और आपका बस यही सब कुछ है आपका। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि किस किस टाइप से आपका क्लैट का जो है क्वेश्चन पेपर आता है, कितने कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, कितना उसमें ड्यूरेशन होता है, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। और आफ्टर 12th जब आप इसको कर लोगे 5 साल का, और आफ्टर ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो भाई 3 साल का आपको एलएलबी करना पड़ेगा। सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं। वही अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से लेते हो, जैसे कि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और भी कई सारी देखिए यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे क्लैट का जो है टेस्ट देना पड़ता है। इसके आफ्टर ग्रेजुएशन फिर आपका 3 साल में आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा। अब सपोज दैट आपको मिल गई डिग्री एलएलबी की, आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गया, आपकी एलएलबी भी कंप्लीट हो गई, चाहे वो 5 साल वाली है, चाहे आपकी वो 3 साल वाली है, सपोज कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना सबके लिए अनिवार्य है, सबको करवाना पड़ेगा। जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं उसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? भाई एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको जो है AIBE के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल। ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपको देना पड़ता है। ये 1 साल में 2 बार होता है, 6 महीने में पेपर होता है। अगर नहीं निकलेगा एक बार में, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला है, नेक्स्ट टाइम निकाल देना। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से एक टाइम में निकल जाएगा, क्योंकि इतना कोई
बहुत बड़ा उसमें कुछ ऐसा नहीं आता। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ओपन बुक वो एग्ज़ाम होता है। जो आपने 3 साल या 5 साल के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है ना, उसका निचोड़ उसमें AIB उसमें होता है, एग्ज़ाम में होता है। और उसमें आपको जैसे कि उसके लिए भी अलग जो है मैटर यानी इंडेक्स बना पड़ा है कि इसमें से इतना आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक LLB में एक हमारा सब्जेक्ट है हुआ करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तभी मैं कह रही हूँ कि जितनी भी आपकी जो ये जो हम कहते हैं ना, ये जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, जनरल अवेयरनेस, इस पे हमारी और आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है वो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसी से AIB में जो है आते हैं क्वेश्चंस बन के ज़्यादातर, ठीक है, सबसे ज़्यादा। बाकी थोड़ा थोड़ा सबसे डाल देते हैं IPC इंडियन पैनल कोड, जिसमें धाराएं होती हैं, सैंक्शन बोलते हैं ना, तो उसमें से जो है इसमें AIB में आता है। काफ़ी थोड़ा थोड़ा सब में से ले लेते हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादा नंबरों का होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC और इन सब में से ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसके AIB के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या फिर दूसरा एक नया वीडियो भी डालूंगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो है पेपर आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको किसी सीनियर एडवोकेट, जिसको नॉलेज, भाई अब एडवोकेट है तो नॉलेज तो हो गई, क्योंकि वो तो ये सब पढ़ाओ पार कर चुका है ना, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं वो एडवोकेट जिनके पास आप जो है करोगे। मतलब सीनियर एडवोकेट होने चाहिए। अगर थोड़े एजिड हैं तो मे भी उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नॉलेज उम्र से पहले ही, मतलब ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन कितना इसमें कितना टाइम देता है। प्रैक्टिकल मोड पे देखा जाए तो कौन कितना प्रैक्टिस में तेज़ है, किसका कितना नॉलेज है, नॉलेज पावर, वो सब जो है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, जैसे क्या होता है प्रैक्टिस में, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, आपको कैसे आपको पिटीशन लगानी है, PIL, ये सब जो है ना आपको प्रैक्टिस के दौरान बताया जाएगा। फॉर्मेट्स बाकायदा आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो मैंने आपको बच्चों क्या क्या बताया 12th के बाद बताया। अगर आप 12th के बच्चे हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो आफ्टर 12th 5 years कोर्स फॉर LLB। और अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है या अंडर ग्रेजुएशन के अभी कर रहे हो आप, और अगर आप सोच रहे हो LLB में कैरियर बनाने का, तो आप जो है 3 साल का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे सेमेस्टर मोड पे या एनुअल मोड पे। और फिर उसके बाद जो है आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकायदा आपको आई कार्ड दिया जाएगा, आपका पेपर लिया जाएगा AIB का। और उसके बाद आप जब पास हो जाओगे, 100 नंबर का होता है AIB का ना, 100 नंबर का, उसमें जो है आपका 40 नंबर वाला पास होता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अभी मैं OBC वगैरह के लिए थोड़ी सी छूट होगी आई थिंक। तो ये 40 नंबर तो आपके आने चाहिए। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो सब कुछ मैंने आपको बताया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आप देखो, सर्च कर सकते हो आप गूगल पे, टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्लैट का जो है आपको पेपर क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा इसके ऊपर था। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है और बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपका एक लाइक मुझे ना मोटिवेशन दे सकता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है ना। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। LLB से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या मेरे पास आगे होती है, तो मैं आप तक ज़रूर प्रोवाइड करूँगी इस चैनल के माध्यम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।